नमस्कार, न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों के बारे में। प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारी पिछले 1.5 साल से निरंतर परेशान हैं। डीए को लेकर, पदोन्नति को लेकर, एरियर को लेकर, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी इन समस्याओं को सुनने के लिए पहले जहां बीजेपी सरकार ने ये कहा था कि अब विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव के बाद आपकी समस्याएं सुनी जाएंगी, पर हुआ ये कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई, यानी कमलनाथ की। पर कमलनाथ की गवर्नमेंट ने 15 महीने तक कर्मचारियों की सुध ही नहीं ली। कई कर्मचारी ऐसे हैं या अधिकारी ऐसे हैं जो अपनी सेवाएं पूरी करके रिटायर हो गए, परंतु उन्हें पदोन्नति का लाभ नहीं मिला। इसी तरह से वेतन वृद्धि को लेकर वर्तमान शिवराज सरकार ने जो आदेश जारी किया है कि आपको काल्पनिक रूप से ये सुविधा दी जा रही है, उसे लेकर कर्मचारी और अधिकारी असमंजस में हैं, क्योंकि ऐसा आदेश आज तक जारी नहीं हुआ। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या वो बाज़ार जाएं और वहाँ खर्च करें कुछ, और पैसा नहीं हो उनके पास, वो कह दें कि साहब इसे काल्पनिक मान लो, तो चलेगा क्या? और क्या सरकार ये मान सकती है कि वो काम पर ना आएँ और काल्पनिक तौर पर काम करते रहें? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सरकार की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करते हैं। ये इस बात पर भी सवाल खड़े करते हैं कि जो नीति नियंता हैं, ख़ासतौर पर जो आईएएस अफसर हैं, आईपीएस अफसर हैं, आईएफएस अफसर हैं, उनके लिए अलग नियम हैं और प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों के लिए अलग नियम। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले 2 बड़े कर्मचारी नेताओं से आपका परिचय करा देते हैं जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बलवंत सिंह रघुवंशी जी हैं, वो यहाँ कर्मचारियों के खासतौर पर निगम मंडल से वो जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि निगम मंडलों में जो समस्याएं रहती हैं उनको भी वो उठाएंगे और प्रदेश के कर्मचारियों की व्यथा भी बताएंगे। बात करूं मैं अधिकारी संगठन की और कर्मचारियों की, जो शासकीय कर्मचारी बल्लभ भवन या अन्य विभागों से सीधे जुड़े हुए हैं, उनकी बात करूं तो उदित भदौरिया जी हैं। वो यहाँ भदौरिया जी बताएंगे कि किस तरीके से कर्मचारियों और अधिकारियों को परेशान किया जा रहा है। तो सबसे पहला सवाल मैं भदौरिया जी आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कर्मचारी संगठनों ने ये चेतावनी दी है कि उनकी अगर मांगें नहीं मानी गई तो 24 अगस्त से कलमबंद हड़ताल पर आप लोग चले जाएंगे। क्या ये समस्याएं हैं और आप क्या करने वाले हैं? ये तो सर सर्वविदित है कि कर्मचारी आचार संहिता में हमारे अधिकार जो है वो जो भी दिए हैं वो सरकार ने ही बनाए हैं। सरकार के बनाए हुए आदेशों को सरकार ही लंबित या गलत ढंग से प्रस्तुत कर रही है। आज तक ऐसा नहीं हुआ, पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में नहीं हुआ होगा, किसी भी सरकार ने आदेश जारी नहीं किया होगा कि काल्पनिक वेतन वृद्धि या काल्पनिक कार्य या काल्पनिक वेतन। आज तक ये कभी नहीं हुआ। ये पहली बार मध्य प्रदेश सरकार में हुआ काल्पनिक वेतन वृद्धि। वेतन वृद्धि हमारा अधिकार है, शासन के नियमों में है, कर्मचारी आचार संहिता में आता है, और चूंकि शासन के नियम में आता है, ये वेतन वृद्धि तभी रोकी जा सकती है जब किसी कर्मचारी को दंडित किया जाए। बिना दंड के वेतन वृद्धि रोकना, ये इसके विरुद्ध हम हाई कोर्ट भी जाने वाले हैं। उसमें एक जनहित याचिका दायर करेंगे माननीय उच्च न्यायालय में सरकार के विरुद्ध, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। अधिकार से आप हमें वंचित नहीं कर सकते। दूसरा, हमारी जो डीए है 5%, कांग्रेस सरकार आनंद फानंद में, हो सकता है कि सरकार जा रही थी आ रही थी इसलिए कर गए हों, चलते समय आदेश किया, लेकिन जो भी किया सरकार ने किया, आपको उसका पालन करना था, आपने वो भी रोका। उसके बाद हमारे आपने आखिरी किस्त जो 7वें वेतनमान की थी वो भी रोक दिया। चलो ठीक है, प्रदेश में आर्थिक संकट है। अगर आर्थिक संकट है तो राजनीतिक खेल जो चल रहा है इसमें भी तो पैसा खर्च होगा। अभी जो चुनाव होंगे विधानसभा के उपचुनाव, उसमें पैसा खर्च होगा, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? ये आपका खेल है और पैसा जनता का है, और कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है आपके पास। अभी जो कल घोषणाएं की हैं सीएम साहब ने, तो उनका हमने अवलोकन किया। हम लोगों ने देखा कि कर्मचारी के लिए कोई प्रावधान कहीं नहीं है। ये तिथि भी घोषित नहीं की कि कब हम इन्हें लाभ देंगे, बस लाभ देंगे। लेकिन उसमें पूरी 19-20 योजनाओं में कर्मचारी का एक सेंटेंस लिखा है, हम इनको भी लाभ देंगे। तो हमारा जो आंदोलन आपने कहा 24 से कलम बंद आंदोलन है, और कलम बंद आंदोलन
पूरे प्रदेश के 56 विभाग के अधिकारी कर्मचारी सभी शामिल हैं। और अभी हमने निवेदन किया आईएएस आईएफएस एसोसिएशन और तहसीलदार संघ से, ये भी लगभग हमारे नैतिक समर्थन में उतरने को तैयार है। तो ये आंदोलन तो पूरे प्रदेश में होगा, सरकार के विरोध में होगा और होना भी चाहिए। हमारा स्वतंत्रता का राइट टू इक्वलिटी हमारा अधिकार है। बिल्कुल। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा रघुवंशी जी, क्योंकि आप निगम मंडल के भी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी हालत और दयनीय है कि मान लीजिए शासकीय कर्मचारियों को तो फिर भी केंद्र के आसपास वेतनमान उस टाइप की सुविधाएं मिल जाती हैं, पर निगम मंडलों में ये स्थिति और ख़राब है। कई जगह 5वां वेतनमान चल रहा है, कहीं कुछ भी है। तो मतलब जो डीएवीए की स्थिति है, उनकी जो सुविधाओं की स्थिति वो और दयनीय है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वर्तमान में क्या स्थिति है और आप उसमें क्या सुधार चाह रहे हैं? निश्चित रूप से ये हमेशा निगम मंडलों के साथ तो सौतेला व्यवहार किया ही जाता रहा है। हाँ, एक बात जरूर शिवराज सिंह जी के बारे में पक्ष में जाती है कि वो कर्मचारी हितैषी माने जाते हैं। पिछले 15 साल में निगम मंडलों में हम लोगों को कभी डीए के लिए आंदोलन नहीं करना पड़ा। पिछली 15 महीने की सरकार में मुझे हाउसिंग बोर्ड में तो 5% डीए के लिए 28 दिन हमको आंदोलन करना पड़ा। ये पहली बार हुआ है शायद निगम मंडलों में जो डीए के लिए हमको आंदोलन करना पड़ा हो। अब वर्तमान में स्थिति जरूर सरकार ने हुआ की स्थिति बना रखी है। जो 5% डीए पिछली 15 महीने की जाती हुई सरकार ने किया था, उस 5% को तो वैसे यथास्थिति लागू करना ही था। साथ में जो काल्पनिक वेतन वृद्धि की बात है, ये निश्चित रूप से बहुत ही अजीब एक आदेश है। आप दूसरा अभी कल सीएम साहब ने एक बात अच्छी कही है कि मैं कर्मचारियों को सुविधाओं में कभी पैसों की कमी नहीं आने दूंगा। हम धन्यवाद करते हैं। कर्मचारी मांगता क्या है? कर्मचारी अपने जो वेतन है, सेवा करता है, उसके बदले जो उसका अधिकार है उसी की मांग करता है। उसको कोई अन्य लाभ नहीं मिलते। हमको कोई गाड़ी का, पेट्रोल का, बंगले का, बिजली का, चाय पत्ती का किराया वो नहीं चाहिए खर्चा। जो आईएएस नीति बनाते हैं उन आईएएसओ में 99% अपने हित पहले वो रखते हैं और कर्मचारियों को वो परेशान करते रहे हैं। हमने पहले भी मांग करी थी। आज आपके चैनल के माध्यम से जो आपको धन्यवाद भी करूंगा कि आपने कर्मचारियों का एक अच्छा मुद्दा लिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से और मुख्य सचिव मध्य प्रदेश से अनुरोध करूंगा कि जो विसंगति है निगम मंडल शासन के कर्मचारियों में उसको दूर करें और जो शासन में निर्देश जारी होते हैं या अभी जो पेंडिंग कर दिया उसको यथास्थिति लागू करें और पैसे के पैसे निगम मंडलों में भी लागू किए जाएं। बिल्कुल। मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा उदित जी कि ये जो स्थिति है कि जो छोटे कर्मचारी हैं या प्रदेश के जो अधिकारी हैं, यानी मध्य प्रदेश शासकीय सेवा के जो अधिकारी हैं, उनके लिए कुछ अलग मापदंड हैं, आईएएस अफसरों के लिए, आईपीएस के लिए कुछ अलग मापदंड हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो नीति नियंता हैं, इसलिए वो अपना खजाना, अपना पेट पहले भर लेते हैं, उसके बाद छोटे कर्मचारियों को, अधिकारियों को समझते हैं ये तो ऐसे ही एक चलता रहता है इनका काम। ऐसा है? ये तो सर आपने सही कहा कि ये आज से नहीं है, ये तो शुरू से है कि हमेशा बड़ा छोटों को परेशान देखने में खुश होता है। ये शासकीय सेवकों में शुरू से ही है कि जो भी अधिकारी होते हैं वो ये सोचते हैं सरकार हमारी, हम चला रहे हैं और अधीनस्थ कर्मचारी हमारा नौकर है। ये परंपरा नौकरशाही की चली आई है। नहीं, पर अगर वो सेवा अच्छी कर रहा है तो उसको उतनी सुविधाएं क्यों नहीं मिलनी चाहिए जो उतनी नहीं? सुविधाएं पूरी मिलना चाहिए, लेकिन जो आईएएस लोग बैठे हुए हैं शासन स्तर पर वो कभी भी कर्मचारियों का हित नहीं चाहते। 90% आईएएस, सभी नहीं कह रहे, 90% का तो रुख देखा है। अभी चूंकि कर्मचारी जब लामबंद हुए तो उनकी काल्पनिक वेतन वृद्धि उनकी भी सेम आदेश कर दिए गए। और अगर मान लो कर्मचारी लामबंद नहीं होता तो ये आईएएस, आईपीएस, आईएफएस को इनको वेतन वृद्धि जारी हो रही थी। तो कुल मिला के दबाव के कारण किया या जो भी किया, लेकिन कर्मचारी हो या अधिकारी हो, है तो शासकीय सेवक। जब सभी शासकीय सेवक हैं तो इसका मतलब ऑल आर इक्वल। जब सब बराबर हैं तो सबको बराबर का हक बनता है। तो क्या उनकी जो पदोन्नति हैं वो रोक दी गई, उनका डीए रोक दिया गया, उनका एरियर रोक दिया गया है? उनका कुछ नहीं रोका है। काल्पनिक वेतन वृद्धि उनकी जैसी कर्मचारियों के लिए वैसा उनका हो गया, बाकी उनका कुछ नहीं रोका है। सारी सुविधाएं, इनको सारी सुविधाएं मिलती हैं। इनको सुविधाओं से भी ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं।
जितने भी तो अधिकारी उनके प्रमोशंस नहीं रुके हैं? उनके प्रमोशंस भी रुके। उनका आपके कर्मचारियों की क्या स्थिति है जो मध्य प्रदेश के हैं, जिनका प्रतिनिधित्व आप करते हैं? उन अधिकारियों और कर्मचारियों की क्या स्थिति है, मुझे या दर्शकों को बताने का कष्ट करें। इस समय जो वर्तमान में स्थिति है, वेतन वृद्धि रोकने के कारण अधिकारी वर्ग भी, चूंकि वेतन वृद्धि रोक दी गई है, इसलिए वो भी लगभग नैतिक समर्थन कर रहे हैं। फील्ड में आके समर्थन नहीं कर रहे हैं, फिजिकली समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ नैतिक समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि उनका भी वही व्यवहार उनके साथ किया गया। सिर्फ एक विकल्प में हमारे 4 मांगे हैं, 4 मांगों में सिर्फ काल्पनिक वेतन वृद्धि को लेकर अधिकारी हमारा सपोर्ट नैतिक कर रहे हैं। लेकिन हकीकत जो हम आपको बता रहे हैं, हम तो प्रदेश की पूरी जनता से कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि आप जिनके गाइडेंस में, जिन अधिकारियों की सलाह से ये जो आदेश निकाला था आपने काल्पनिक वेतन वृद्धि का, इसको आप निरस्त करो। श्रीमान जी, आप भी एक स्वतंत्र नागरिक हैं इस देश के, इस प्रदेश के, और आप हमारे मुखिया हैं, तो मुखिया से अनुरोध कर सकते हैं, इसमें कोई लड़ाई नहीं है, बुराई नहीं है। कर्मचारी आपसे नाराज नहीं है, आपने हमेशा कर्मचारी के हित में सोचा है, ये सच है। और आप, चूंकि आपके बारे में कहा गया है, मुख्यमंत्री जी के बारे में, ये दरिया दिल है, हमेशा कुछ भी घोषणा कर देते हो, पूरा भी करते हैं। तो हमें सिर्फ नाराजी ये है श्रीमान जी, आपसे नहीं है, आप चूंकि मुखिया हैं, हमें नाराजी उन अधिकारियों से जिनने आपको गाइडलाइन दी, जो आदेश जारी करवाए गलत, उन्होंने गलत, मतलब इनको सलाहें दी, गलत सलाह दी। तो ऐसा क्या आपको लग रहा है कि साहब शिवराज जी क्या अधिकारियों के भरोसे ही चल रहे हैं जो गलत सलाहें दे रहे हैं? शिवराज जी के साहब, जो भी सरकार चलती है आईएएस चलाते हैं। नहीं तो क्या कर्मचारी संगठनों के नेता उनके सलाहकार के रूप में नहीं है कि उनको बताते नहीं है, फीडबैक नहीं देते? कर्मचारी नेताओं से कभी सलाह नहीं ली जाती है। जो भी नीति और नियम बनते हैं वो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी राजनीतिज्ञों के साथ, जो शासन में बैठे हुए प्रशासन में, उनके साथ बैठ के नीति बनाते हैं। कर्मचारियों को उसमें कोई सलाह नहीं दी जाती है। बिल्कुल। बलवंत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कर्मचारियों की जो समस्या है वो ये है कि ठीक है, डीए हो गया, एरियर हो गया, ये तो एक बड़ी समस्या है ही है, वेतन वृद्धि भी है ही, प्रमोशन की अगर हम बात करें तो उससे कितना परेशान है कर्मचारी? क्या उनको टाइमली प्रमोशन मिल रहे हैं, वो संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो हो ही नहीं पाते, ना संतुष्ट होने देते। जिस विभाग में, एक तो आजकल कुछ तो पिछले 10-15 साल में ज़्यादातर निगम मंडलों में आईएएसओ की नियुक्ति कर दी गई है। एक एमडी, अगर आयोग तो एमडी जो होते हैं वो यदि आईएएस रहे तो कोई बात नहीं, अब उनने अपने नीचे 4 पोस्टें अपने एसएएस के अधिकारियों की बना ली। तो जो विभाग में, जैसे हम निगम मंडल में हैं, हम 30 साल 28 साल नौकरी किए हैं, तो उस विभाग के प्रति हमारी जिम्मेदारी, हम समझते हैं कि उसका लाभ और हानि अपनापन है। बिल्कुल। लेकिन ये 4-5 लोग ऐसे बैठ जाते हैं, सारे नीति वो बना लेते हैं। फिर निगम मंडलों में एक दुर्भाग्य और है सब, कि बोर्ड मीटिंग जो गठन होती है, उस बोर्ड मीटिंग में हाउसिंग बोर्ड का एक भी सदस्य नहीं होता। आईएएस हमारा जो एमडी है वो सेक्रेटरी होते हैं, विधानसभा अपना मुख्य प्रशासकीय अधिकारी जो होते हैं वो उसके प्रस्तुतकर्ता होते हैं, बाकी वित्त विभाग के और कलम कहाँ से अधिकारी आते हैं। हमारे विभाग के बारे में वो अच्छा बुरा क्या जाने, लाभ हानि क्या होती है वो समझ नहीं सकते। बहुत अच्छी बात आपने उठाई है। मैं उदित जी आपसे जानना चाहूँगा, ये मध्य प्रदेश के विकास की बात चल रही है, आत्मनिर्भर भारत के साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात चल रही है, तो जो बात बलवंत जी ने उठाई है कि जिस विभाग का अधिकारी होगा उसका उस विभाग के प्रति लगाव होगा। अब कोई आईएएस आया, चरागाह टाइप उन्होंने चरा और निकल लिए 6 महीने, साल भर, 2 साल में, और वो बर्बाद कर दिया उस निगम मंडल को या उस संस्थान को या उस विभाग को। तो आपका कर्मचारी संगठन ये बात क्यों नहीं उठाता कि साहब जो उस विभाग के प्रमुख हैं या जिसको कहें अधिकारी हैं उसके, वो निरंतर जिनको उसी विभाग में काम करना है उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए, उनको बागडोर सौंपी जाए ना। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये तो हर विभाग में है, जो भी निगम मंडल हैं उसमें लगभग निगम मंडलों के ही अधिकारी रहेंगे, जो उस चीज़ को बेस सब जानते हैं कि इस विभाग में क्या कमियां हैं, कैसे इसका विकास हो सकता है। लगभग उनकी पदस्थिति नहीं की जाती, क्योंकि ये शासन स्तर पर होता है, ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है, कैबिनेट का विशेष अधिकार होता है, और ये मंत्री या मुख्यमंत्री जी इनके अधिकार क्षेत्र की चीजें किसी भी को भी लाके बैठा देते। दूसरा, आपने जो कहा कर्मचारी संगठन विरोध क्यों नहीं करते, कर्मचारी संगठनों ने विरोध किया है। और जैसे हमारे यही है वन विभाग में, चूंकि हम सतपुड़ा वन विभाग में हैं, वहाँ भी आईएएस के पोस्टिंग का चल रहा था, लेकिन हम लोगों ने इसका विरोध किया हमारे विभाग में कि भाई हमारे विभाग की कमियां हैं, अच्छाई हैं, विकास के रास्ते हमारा अधिकारी ज़्यादा जानता है,
वहाँ कोई आईएएस नहीं समझ पाएगा उसकी कमियों को। बहुत बढ़िया। लेकिन आपका जो कहना है वो बिल्कुल उचित है कि कर्मचारी संगठनों को पुरजोर विरोध करना चाहिए इसका। दूसरा आपने एक मुद्दा किया था पदोन्नति। तो पदोन्नति तो सबसे पहला मुद्दा है। हजारों कर्मचारी रिटायर हो गए बगैर पदोन्नति के। हमारे संपर्क में 50 टीआई सीएसपी हैं, रेंजर्स हैं, जिनके फोन आते हैं कि आप लोग इसके लिए क्या कर रहे हो। तो हम शासन से समय समय पर अनुरोध किया है और इस आंदोलन में भी वो मुद्दा चौथे नंबर पर रखा है पदोन्नति का। भाई जो आदमी रिटायर हो रहा है उसको तो लॉन्ग लाइफ जब तक वो जिंदा रहेगा वो याद रखेगा हम तो क्यों नहीं दे रहे हैं प्रमोशन। कोई रोक नहीं है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का सब बहाना है। बिहार ने एक आदेश निकाला था, बिहार सरकार ने, कि अगर सुप्रीम कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रत्याशा में आदेश जारी कर दो। जो निर्णय होगा मान्य होगा। जब आप निर्णय कर लोगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मान्य होगा तो जो डिमोशन देना होगा वो दे देंगे। इस पे भी सब तैयार है। उसके बावजूद भी पदोन्नति देने को तैयार नहीं है। ये समझ से परे है। वो ये समय समय पे हम लोग मांग करते रहे। वो पदोन्नति सरकार को देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन करते हैं कि बिना पदोन्नति के सैकड़ों कर्मचारी अधिकारी रिटायर हो रहे हैं, वो आपके प्रति अच्छा भाव नहीं रख रहे हैं। इसलिए आपसे कृपा करके आप उनकी पदोन्नति के आदेश जारी करें। इसमें आपकी भलाई है। अभी ये जो उपचुनाव आ रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा की 27 सीटों के लिए, आपको क्या लगता है कर्मचारी बीजेपी को सपोर्ट करेगा या कांग्रेस को? ये तो सर आप भी जानते हो कि हर विधानसभा में 4 से 5, 5,500 6,000 कर्मचारी हर विधानसभा में होता है। और कर्मचारी जो है वो एक हवा बनाता है विधानसभा क्षेत्र में। अगर एक गांव में एक पटवारी है, एक नाकेदार है, एक मास्टर है, एक वेटनरी डॉक्टर है, कंपाउंडर है, ऐसे करके जो 10-50 रहते हैं गांव में, ये माहौल बनाते हैं। पढ़ा लिखा वर्ग होता है ये। और इस वर्ग को नाराज करने से नुकसान ही होता है। और बल्कि देश में नहीं, प्रदेश में भी जब भी कोई सरकार गई है तो उसके पीछे कर्मचारी एक फैक्टर रहा है। कमलनाथ जी की सरकार क्यों गई? नहीं, कमलनाथ जी की सरकार सिर्फ इसलिए गई है कि राजनीतिक उठापटक था और इनका आपस में राजनीतिक द्वेष था। इसमें कर्मचारी कहाँ थी। लेकिन जो निर्वाचन होते हैं, चुनाव जब भी होते हैं तो कर्मचारी, पर कमलनाथ जी की सरकार बनाने में कर्मचारियों का योगदान रहा था। बिल्कुल रहा है। कर्मचारियों का योगदान कमलनाथ जी को लाने में रहा। लेकिन कमलनाथ जी की सरकार में भी कर्मचारियों को उनने जो एजेंडा बनाया था, एजेंडे के अनुसार पूरे कार्य नहीं किए। वो हमेशा कहते रहे कि 5 वर्ष में हम पूरा करेंगे। अब वो 5 वर्ष कब पूरे होंगे, आखिरी दिन तक पूरे होंगे, इस प्रतीक्षा में उसी में निकल लिए कि ना वो भी। और बहुत अच्छे। बलवंत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चूँकि लोगों को ये आशाएं थी कि पूर्ववर्ती शिवराज सरकार के हटने के बाद जब कमलनाथ सरकार आई तो क्या कुछ बेहतर काम हुआ या और बिगड़ गया? कर्मचारी हित में तो मैं कहूँगा, पहले भी मैंने कहा है कि कमलनाथ जी ऐसे पहले व्यक्ति थे जो कर्मचारी प्रतिनिधियों को बुलाकर उन्होंने उनकी बातों को समझा था कि आपको यदि कोई तकलीफ है तो मेरी सरकार यदि आई तो मैं आपको सारी सुविधाएं, वो तो मैं 5 साल की बात तो बाद में की है सब। पहले उन्होंने कहा था 1 साल के अंदर आप कर्मचारियों को सारी सुविधाएं दे दूंगा। लेकिन 1.5 साल में हम लोगों को वो लालीपापी देते रहे। इवन मैंने बताया ना, 28 दिन मुझे 5% डीए के लिए करना पड़ा। माननीय मंत्री जी के पास जाओ तो मंत्री जी बोलते थे सीओ को लाओ, कमिश्नर से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। तो ऐसे व्यक्तियों के कारण सरकार की किरकिरी हो रही थी। मैंने सर आईएएस की बात कही थी। हमारी पिछली कमिश्नर महोदया श्रीमती कल्याण खोंगबार देशमुख ने एक अपने निजी मकान में हाउसिंग बोर्ड के खर्चे से रिनोवेशन करा लिया, जबकि उनके पतिदेव भी आईपीएस हैं। उनको सरकारी बंगला मिला होगा, लेकिन निजी मकान में का किरायानामा लगाकर बोर्ड मीटिंग से, क्योंकि बोर्ड मीटिंग में मंडल का कोई अधिकार नहीं होता, 78,000 रुपये उन्होंने 3 महीने का किराया भी करा लिया। तो ऐसे आईएएसओं से हम निगम मंडलों की या किसी विभाग की उन्नति की क्या बात करेंगे। आपने पदोन्नति की बात की। निगम मंडलों में कोई भी आईएएस अपनी तरफ से कोई निर्णय नहीं लेता। यदि उनको दिखा इसमें कुछ मतलब नीचे ऊपर, तो सीधा एक सलाह देते हैं आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, हाई कोर्ट चले जाएं। हमको जब हाई कोर्ट से सारे निर्णय लाना है या आदेश लाना है तो फिर आईएएसओ की जरूरत क्या है। बहुत बढ़िया। तो मेरे एक और निवेदन था कि सरकारों को यदि आईएएसओ से इतना मोहब्बत है तो मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, सारे आईएएसओ को वो अपनी पार्टियों में शामिल करें, उनको चुनाव लड़ा लें। हमारे विभागों को हमारे अधिकारी भली भांति समझ सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा उदित जी, एक बात जो उठ रही है, कर्मचारियों की नाराज़गी इस बात पर है कि शासन स्तर पर जो विभाग प्रमुख बन के बैठ गए हैं, जो आईएएस अफसर हैं, क्या वो वाकई दोहरा या दोयम दर्जे का व्यवहार कर रहे हैं मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ? ये तो साहब सरकार को बदनाम करने के लिए भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जो विभाग प्रमुख होकर बैठे हैं या
पीएस बैठे हैं या एचओडी होकर बैठे हैं, ये लोग सरकार को बदनाम भी कर सकते हैं और सरकार को मिलकर गलत गाइडलाइन भी जारी करवा सकते हैं। ये दो ही पहलू हैं, या तो ये सरकार को बदनाम करते हैं या सरकार को भ्रमित करके गलत आदेश जारी करवाते हैं। सरकार इसमें कुछ नहीं है। देखो, नेताओं के इतना वो नहीं रहता है, वो तो गाइडलाइन लेते हैं आईएएस से। आईएएस सही गाइडलाइन दे रहा है तो सरकार टिकी रहेगी, उसकी तारीफ होगी। अगर आईएएस गलत गाइडलाइन दे देगा तो इसका मतलब वो चाहते हैं कि सरकार जाए। इसमें कर्मचारी का कुछ नहीं है, कर्मचारी तो भोला भाला होता है, उसको तो जो आप आदेश करोगे उसका पालन करेगा। लेकिन अब हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं है। सरकार गलत करेगी, पुरजोर विरोध किया जाएगा, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। बहुत बढ़िया। और ये जो 24 अगस्त की आपने तिथि दी है, क्या इसके पहले सरकार आपसे वार्ता के लिए इच्छुक है या कोई मतलब आपके पास सजेशन आया है क्या? नहीं, हमारी चीफ सेक्रेटरी महोदय से चर्चा हुई थी अभी 4 दिन पहले। तो मुख्य सचिव महोदय ने ये हमसे आश्वासन दिया कि आप लोग थोड़ा धैर्य रखें, हम इसको त्योहार से पहले, जो भी त्योहार आ रहा है उससे पहले पूरा प्रयास करेंगे और आपकी भावनाओं से मुख्यमंत्री महोदय को अवगत करा देंगे। ये भी कहा वो भावनात्मक व्यक्ति हैं और वो ऐसा नहीं चाहते कि कर्मचारी का अहित हो। इस समय फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, ये उनने बोला हमसे, मुख्य सचिव महोदय ने। उसके बाद भी हमें आशा है कि सीएम साहब बुलाएंगे और चर्चा करेंगे, वो चर्चा करेंगे तो पॉजिटिव होगी। आपसे यही सवाल बलवंत जी। मैं ये चाह रहा था, अभी जैसे सरकार की बात करिए, प्रमुख सचिव महोदय की, मुख्य सचिव की, तो वो कैसे उन्होंने अभी संविदा आधार पर नियुक्ति के आदेश निकाल दिए। रिटायरमेंट के कर्मचारियों को फिर से पुनः नियुक्ति देंगे। तो ये मध्य प्रदेश में तो एक ढर्रा चल रहा है, आईएएसओं को, सीनियर क्लास 1 को पुनर्नियुक्ति दी जाती है। तो हमारे जो बेरोजगार होते जा रहे हैं लोग, क्या उनकी नाराजगी सरकार को नहीं झेलना पड़ेगी, या कर्मचारियों को जो अधिकार नहीं मिल रहे सरकार को उसकी नाराजगी झेलना पड़ेगी, उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। मैं इसमें और ये जो हमेशा कर्मचारियों के साथ इस जो संविदा नियुक्ति वाली बात आई थी ना, उन्होंने थोक में विज्ञापन निकाला है, जिससे कर्मचारी वाकई में दुखी है। और यदि मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारियों ने हड़ताल की तो निगम मंडल महासंघ की तरफ से, क्योंकि मैं महामंत्री हूं, हम बिल्कुल कर्मचारी शासकीय कर्मचारी संघ को पूरा समर्थन और सहयोग देंगे। बिल्कुल। यहाँ मैं उदित जी आपसे जानना चाहूँगा कि ये एक जो दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है कि चूँकि आईएएस है तो पहले तो वो राजाशाही अंदाज में कोई लेना देना नहीं है, जिस विभाग में बैठे वहाँ चौपट कर गए। मैं सभी की नहीं कह रहा, पर अधिकांश ऐसे आईएएस अफसर आते हैं, ऐसे आईपीएस आते हैं जो उस विभाग का कबाड़ा कर जाते हैं। इसके लिए उनको ना तो रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, ना उनकी कोई जिम्मेदारी तय होती है। नगर निगम में आए वहाँ झाड़ू फेर गए, उनके गृह निर्माण मंडल में आए उसका भट्टा बिठा गए, एमपीईबी में आए सत्यानाश कर गए। तो जो एक इंजीनियर या जो उस विभाग का कर्मचारी अधिकारी है, जितना उसको लगाव होता है कि नहीं साहब मेरी रोजी रोटी है ये, या ये मेरा विभाग है, तो वो आप लोग बात क्यों नहीं करते हैं कि कम से कम जितने भी ये छोटे स्तर पर विभाग हैं उनमें इन लोगों को ना बिठाया जाए, लंबी सेवा वाले जो उसी विभाग के उन्हीं लोगों को प्रमोट किया जाए वहीं पर। ये आपने ठीक कहा सर, ये तो बहुत अच्छी बात की आपने कि जो लंबी सेवा वाले हैं, अनुभवी हैं उसी विभाग के, उनको ही वहाँ का एचओडी बनाया जाए। लेकिन आईएएस जो लाबी है, वो पहले भी अपन ने जिक्र किया था कि आईएएस लाबी बैठी है मंत्रालय में, वो आईएएस लाबी को ही सपोर्ट करती है। नहीं तो आप तो मुख्यमंत्री को और मंत्रियों को बताइए ना ये बात। हाँ, नहीं आपने ठीक कहा है, ये मुद्दा भी हम उठाएंगे। अब आपने ये संज्ञान में डाला है, इस मुद्दे को भी कर्मचारी जगत लाएगा, ये आपने एक नई बात की। अच्छा, मैं ये एक और जानना चाह रहा हूँ कि चूंकि 24 से आपका ये आंदोलन होने जा रहा है, लोग इस बात को लेकर भी आपकी तरफ देख रहे हैं कि डीए एरियर वगैरह तो ठीक है, पर प्रमोशंस के जो मामले हैं उसमें सरकार आरक्षण का बहाना ले रही है। तो क्या आपने कुछ जनमत तैयार किया है, सपाक्स जैसे संगठन या और बाकी संगठनों को साथ लिया है? इसमें तो सर यह है कि कोई संगठन क्या, ये तो शासकीय सेवकों के हित का कार्य है। इसमें अपन संगठन की चर्चा भी ना करें। कर्मचारी जगत का जहाँ भला होता है वहाँ हम संगठन भूल जाते हैं, चाहे वो तृतीय वर्ग हो या हाउसिंग बोर्ड हो या जो भी हो, मंत्रालय। नहीं, पर वो प्रमोशन का बहाना बनाकर, प्रमोशन में कोई आरक्षण का बहाना नहीं है। सरकार झूठ बोल रही है इस मामले में। कोई अगर ऐसा होता चलिए। तो और ये एक और समस्या जो उठ रही है कि जो लोग रिटायर हो चुके उनको, जिसको कहते हैं ना ताज जिंदगी, इनको जो है सर्विस में रखे रहो,
मतलब कई आदेश पहले शिवराज सरकार में भी हुए वो संकट कि रिटायर्ड आईएएस से कहने लगे जब तक ये सीएम रहेंगे तब तक इनके साथ ये चिपका हुआ रहेगा। ना साहब, IPS ऐसा का हुआ, नहीं, IAS आपको पता होगा ना एसके मिश्रा का किया था। मालूम। तो ये इस तरीके के जब निर्णय होते परशुराम जी हैं थे। तो आप विरोध क्यों नहीं करते? अभी वित्त विभाग में देखिए 65 साल के ऊपर के सबको भर दिया, चलते नहीं बन रहा, लोगों से बैठते नहीं बन रहा, और आप जो है उनको दिए चले जा रहे हो। बेरोजगार युवा जो हैं बहुत वो बढ़िया। धक्के खाते घूम रहे हैं। ये तो बिल्कुल आपका सही है सवाल, क्योंकि जितने सेवानिवृत्त IAS IPS हो रहे हैं उनको संविदा पे रखे जा रहे हैं। कोई आज से नहीं चल रहा है, ये तो पहले भी चलता रहा है। नहीं तो आप कब विरोध करेंगे? आपका तो संगठन है ना। नहीं, अगर इसका- आप विरोध नहीं करेंगे तो नहीं, इसका- युवाओं के तो हक मारे जा रहे नहीं, हैं। इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और आपके टीवी के चैनल के माध्यम से आज हम इस चीज से अवगत हो गए कि आपने जो 2 बिंदु बोले कि वो अधिकारी जो उस विभाग से संबंध नहीं रखते, उनका उसके बारे में उतना अनुभव नहीं है, उससे उतना मोह लगाव नहीं है, उनको बैठा देते हैं छोटी बना के, ये गलत। नहीं, और बिठाएं तो बिठा दें, पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करें कि अगर ये निगम मंडल घाटे में गया तो तो आपकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपसे वसूला जाएगा। जब आप छोटे कर्मचारी अधिकारी के लिए नीति तय कर रहे हैं तो इनके लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी बात आप उठाइए नहीं, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, कुछ बलवंत जी बिल्कुल। बोलना चाह रहे मैं हैं। ये कहना चाह रहा था, अभी जैसे घाटे की बात आपने कही, हम्म। हाउसिंग बोर्ड को पिछले कमिश्नर के 3-4 साल से हमें घाटे में बताया जा रहा है। नीतीश व्यास साहब थे उस समय भी घाटे में बताए जा रहे थे, कल्याण खोंगवार जब भी घाटे में थे, अरुण भट्ट साहब कमिश्नर थे, उन्होंने हमारा भट्टा बैठा दिया। पूरे हिंदुस्तान में कोई सरकार घाटे में होती तो पेट्रोल के सबके रेट बढ़ाते हैं। हाउसिंग बोर्ड में ट्रांसफर फीस 3% से 1.5% की, कॉमर्शियल में 6 से 3% कर दी, सुपरविजन चार्ज 12% था, जो सरकारी काम हम डिपॉजिट पर करते हैं उसको 6% कर दिया, कुल मिला के आधा आधा कर दिया। अभी एक नया आदेश निकला है, 6 करोड़ के खर्चे से पूरे पर्यावास भवन को, हमारे हाउसिंग बोर्ड के 2 फ्लोर हैं, उसको रिनोवेट किया जाएगा। जब हम घाटे में हैं, हमारा एरियर अभी रुका हुआ है 6ठे वेतनमान का और 7वें का, क्योंकि हमने विधानसभा में लिख के दिया था कि यदि हाउसिंग बोर्ड घाटे में है तो हमें एरियर ना दें, वो उसको क्या बोलते हैं उसूल लागू कर दिया जाए। तो वो लागू हो गया था। अब हमें एरियर नहीं दे रहे, 6 करोड़ रुपए रिनोवेशन में खर्च कर रहे हैं, वो जहाँ से रिकवरी होती है हमारा राजस्व। एक और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है उदित जी, चूंकि लोग ये भी जानना चाहते हैं कि साहब पहले भी बल्लभ भवन था, पहले भी सतपुड़ा विंध्याचल यानी डायरेक्टरेट थे, लोग साधारण टेबल कुर्सी पर भी बैठते थे तो वही काम करते थे। अब ऐसा तो होगा नहीं कि 4 लाख के फर्नीचर पे बैठ जाएंगे तो कुछ ज़्यादा काम करके देते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये रिनोवेशन के नाम पर जो आता है आईएएस वो कहने लगा मेरा कक्ष फिर से सजाओ, सब चीज़ें बदल डालो, वो पुराना था उसकी तो पसंद ही नहीं है, अब नए सिरे से करो। तो ये फिजूल खर्ची रोकने के लिए आप क्यों नहीं मांग उठाते? नहीं, फिजूल खर्ची रोकने की मांग तो साहब सभी जगह उठती है और हर विभाग के जो हमारे कर्मचारी संगठन उठाते हैं। लेकिन जो पहले अपन ने जिक्र किया कि जो IAS लोग बैठे हैं, अब आप मान लो बल्लभ भवन जो बना 230 करोड़ रुपए लगा उसमें, क्या आप इस 230 करोड़ से पूरे मध्य प्रदेश की 600 करोड़ हो गया, वो पहुंच गए। बिल्कुल होगा, फाइनल। हाँ, लेकिन मतलब जो प्राइमरी था वो 100 करोड़ का रखा गया था कि इतनी की एनेक्सी बनाना है, वो 800 करोड़ तक सारी फर्नीचर मिला के तो 800 करोड़ तक पहुंच ये गया। तो सर्वविदित है। हमें हमारे ख्याल से ये कर्मचारी संगठन नहीं, ये तो जनता का भी सवाल है कि जनता भी इस चीज को तो उठा सकती है। ये आप भी देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश जब संयुक्त था तब बल्लभ भवन से काम चल रहा था। आप खुद ही कह रहे हैं कि कर्मचारी आपके यहाँ कम होते जा रहे हैं, सब चीज़ें आउटसोर्स आप करा ही रहे हैं, धीरे धीरे खत्म हो रही कर्मचारियों की संख्या। तो जब ये खत्म हो रही है, 2 एनेक्सी और उनने तान दिए, अब उसमें समझ में नहीं आता कि कौन कहाँ डोल रहा है। वो जाने में कई कर्मचारी अधिकारी जो बीमार हो जा रहे हैं कि आधा 1-1 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। बिल्कुल सही। तो ये चीज़ें आप क्यों नहीं उठाते कि ये सब क्रिमिनल वेस्टेज है? ये तो जो काम 2 लिफ्टों से चल रहा था वो अब 12 लिफ्टों से चल रहा है। पूरी सरकार साहब, सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, जब भी सत्ता में आती है तो सबसे पहले। तो आप ये बताइए ना कि साहब, आप वैसे तो कर्मचारियों को वेतन भत्ते देने में परेशानी हो रही है और ये इन पर फिजूल खर्ची किए चले जा रहे हैं, इनसे क्या आउटपुट मिल रहा है? रोज पहले 3 लाख की बिजली जल रही थी, अब जल रही 15 लाख की। पूरा सेंट्रल एसी कर दिया उन्होंने उठा के। बिल्कुल कर दिया है। ये सब फिजूल खर्ची है और फिजूल खर्ची के विरुद्ध हमारा ही नहीं, कर्मचारी संगठनों का ही नहीं बल्कि जनता का भी। तो आप ये नीति निरंतर जब बैठते हैं उनके सामने नहीं बताते कि भाई साहब ये पहले भी ये काम चल रहा था, अभी भी वही चल रहा है? बैठते तो वही कर्मचारी 8 घंटे, क्योंकि जनमानस में यही छवि है कि साहब 8 घंटे से ज़्यादा तो कोई कर्मचारी बैठता नहीं है। अरे हम लोग और चलिए बैठ भी रहा है तो ऐसा तो है नहीं है कि वो 16 घंटे बैठने लगेगा। अगर हम लोग 8 घंटे ही बैठते हैं, नेता क्या करते हैं? ये तो 1 घंटे भी नहीं बैठते हैं तो मनोरंजन करते हैं, पैसा खाते हैं।
चलिए, हम बहुत लोग तो अच्छी स्पष्ट बात आपने वक्ता है। कही है। यहाँ अंतिम सवाल आपसे बलवंत जी कि अब चूंकि ये कर्मचारियों का मामला है और सबसे बड़ी बात त्योहार आ रहे हैं इस समय, तो ये काल्पनिक चीज़ों से काम चल जाएगा या वास्तविक चाहिए आपको कुछ? बातों से पेट नहीं भरता, सुविधाएं तो कर्मचारी को उसका अधिकार तो चाहिए, क्योंकि सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनको धरातल पे जमीन पे ले जाने का काम कर्मचारी करता है। और बिल्कुल। कर्मचारी यदि कहीं उसमें कोताही बरतेगा तो सरकार की क्रिकली होगी, कर्मचारी की नहीं होगी। बहुत बढ़िया बात आपने कही। मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। तो देखा जाए तो कर्मचारी मध्य प्रदेश के इस वजह से परेशान हैं कि जो नीति नियंता हैं वो अपने सुख पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, परंतु कर्मचारियों को ये बता रहे हैं कि साहब फाइनेंशियल क्राइसिस है। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है तो लोग ये भी पूछना चाहते हैं कि इतना खर्च वल्लभ भवन, सतपुड़ा, इनके या अन्य जो निगम मंडल हैं वहाँ रिनोवेशंस पर, इन पर क्यों किया जा रहा है, एक बात। दूसरी बात ये कि जब अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को निरंतर समय पर प्रमोशन मिल रहे हैं तो इन कर्मचारियों ने क्या बिगाड़ा है? और यहाँ कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि भी जिम्मेदार हैं, वे विधायक और मंत्री भी दोषी हैं जो कर्मचारियों की समस्याएं तो सुन लेते हैं परंतु उन्हें हल नहीं करते। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर। न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।